जय हिंद दोस्तों। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, रेलवे कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी पेंशनर्स के लिए आज की ये बड़ी अपडेट कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। क्योंकि एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, गैस सिलेंडर से लेकर दवाइयों तक के खर्च ने आम परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब डीए बढ़ोतरी, 8th पे कमीशन, ईपीएस 95 पेंशन, स्पार्श पोर्टल और पेंशन रिवीजन को लेकर ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं जिसने लाखों परिवारों की उम्मीदें फिर से बढ़ा दी हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार केवल सैलरी बढ़ोतरी की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि रिटायर कर्मचारियों, बुजुर्ग पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर भी बड़ा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अगर आपके परिवार में कोई कर्मचारी है, कोई पेंशन धारक है या कोई रिटायर्ड सैनिक है, तो ये पूरी जानकारी आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी पेंशन और आने वाले समय की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं डीए और डीआर बढ़ोतरी की, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसका इंतजार हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से करता है। महंगाई भत्ता यानी डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर सीधे तौर पर एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों ने ये संकेत दिए हैं कि महंगाई का दबाव अभी भी पूरी तरह कम नहीं हुआ है। खाने पीने की चीजें, दूध, दाल, सब्जियां, बिजली बिल, स्कूल फीस और इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि डीए में अगली बढ़ोतरी जल्द घोषित की जाए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डीए केवल 1% बढ़ोतरी नहीं होता, इसका असर कई दूसरे भत्तों और रिटायरमेंट लाभों पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 42,000 रुपए है और डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है, तो सीधे तौर पर लगभग 1680 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। लेकिन जब यही बढ़ोतरी एचआरए, ट्रैवल अलाउंस और दूसरी सुविधाओं पर असर डालती है, तो कुल फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार डीए बढ़ाने में इतना समय क्यों लेती है। दरअसल इसके पीछे पूरा वित्तीय गणित काम करता है। केंद्र सरकार को लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स पर इसका वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन ये तर्क देते हैं कि जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो राहत भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में डीए 60% के आसपास पहुंच सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसके साथ कई नए बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात समझिए, डीए केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा फायदा डीआर के रूप में पेंशनर्स को भी मिलता है। यानी जो बुजुर्ग पेंशन धारक हर महीने अपनी दवाइयों और इलाज के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये राहत बहुत जरूरी मानी जा रही है। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये मुद्दा सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों की बैठकों तक लगातार चर्चा में बना हुआ है। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वास्तव में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, अगर होगा तो कब होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैलरी और पेंशन में कितना फायदा मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए नई वेतन आयोग की प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहां समझिए पूरा मामला। जब भी नया वेतन आयोग आता है तो केवल बेसिक सैलरी नहीं बढ़ती, बल्कि फिटमेंट फैक्टर के जरिए पूरी वेतन संरचना बदल जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे ऊपर जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में हजारों रुपए की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। इसी तरह पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सोचिए उस बुजुर्ग पेंशनर के बारे में जो आज भी 10,000 या 12,000 रुपए की पेंशन में अपना घर चला रहा है। दवाइयों का खर्च अलग, बिजली का बिल अलग, बच्चों पर निर्भर रहने की मजबूरी अलग। ऐसे में अगर पेंशन में संशोधन होता है तो ये केवल आंकड़ों का बदलाव नहीं होगा, बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी में राहत का कारण बन सकता है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। पेंशनर्स का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के सामने बेहद कम पड़ रही है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने दशकों तक नौकरी की, वे बुजुर्ग अवस्था में सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ईपीएफओ और हायर पेंशन को लेकर भी लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। कई कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि हायर पेंशन विकल्प का वास्तविक फायदा क्या है और किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। दरअसल हायर पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ज्यादा योगदान दिया था, लेकिन यहाँ कई तकनीकी और दस्तावेजी समस्याएं भी सामने आई हैं। कई लोग फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, कई लोगों के रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते और कई मामलों में कंपनियों की तरफ से पुराना डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता। यही वजह है कि ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है।
अगर आप कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भविष्य की पेंशन पर असर डाल सकती है। अब बात करते हैं स्पार्श पोर्टल की, क्योंकि रक्षा पेंशनरों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये मुद्दा लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। कई पूर्व सैनिकों ने शिकायत की कि पोर्टल पर लॉगिन की समस्या, पीपीओ विवरण अपडेट न होना, बैंक लिंकिंग में दिक्कत और डिजिटल प्रक्रिया की जटिलता के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ समझिए, एक जवान जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में बिताया, वे रिटायरमेंट के बाद तकनीकी समस्याओं के कारण अपनी पेंशन के लिए परेशान हो, ये स्थिति काफी संवेदनशील मानी जा रही है। हालांकि सरकार लगातार पोर्टल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। कई बुजुर्ग सैनिकों को साइबर कैफे या दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। यही वजह है कि डिजिटल सुविधा के साथ साथ आसान प्रक्रिया की भी मांग उठ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, पेंशन अरियर और 18 महीने के डीए अरियर को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए को लेकर लंबे समय से कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से पहले वित्तीय बोझ का हवाला दिया गया था, लेकिन अब कई संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए इस मुद्दे पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर भविष्य में कोई सकारात्मक निर्णय आता है तो उसका आर्थिक असर कितना बड़ा होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मासिक डीए लाभ 6,000 रुपए के आसपास बनता है, तो 18 महीनों के हिसाब से ये राशि 1 लाख रुपए के करीब भी पहुंच सकती है। हालांकि ये केवल अनुमानित करना है और वास्तविक लाभ व्यक्ति की सैलरी संरचना पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। अब बात करते हैं मेडिकल अलाउंस और सीजीएचएस सुविधा की। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा खर्च आज इलाज और दवाइयों का बन चुका है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, आंखों का इलाज, नियमित जांच, इन सब का खर्च हर महीने हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। कई पेंशनर्स का कहना है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मौजूदा समय में पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब महंगाई बढ़ती है तो केवल खाने पीने का खर्च नहीं बढ़ता, बल्कि इलाज भी महंगा हो जाता है। ऐसे में अगर मेडिकल सहायता बढ़ती है तो ये लाखों बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि ओपीएस और एनपीएस को लेकर आखिर भविष्य क्या होगा। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस तेज हो चुकी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओपीएस ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है। वहीं सरकारें वित्तीय संतुलन और भविष्य के खर्च का हवाला देती हैं। अब यहाँ समझिए पूरा मामला, ओपीएस में निश्चित पेंशन की व्यवस्था होती थी, जबकि एनपीएस बाजार आधारित प्रणाली पर निर्भर करती है। यही वजह है कि कई कर्मचारी भविष्य की स्थिराई को लेकर चिंतित रहते हैं। कई जगह यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भी चर्चाएं सामने आई हैं, जहां संतुलित मॉडल की बात कही जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आने वाले समय की नीतियों पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं रेलवे कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय विभागों की। पिछले कुछ समय में कर्मचारी संगठनों की कई बैठकें हुई, जहां प्रमोशन भत्ते, रिक्त पदों और काम के बढ़ते दबाव पर चर्चा हुई। कई कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी के कारण काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के कारण घरेलू खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, केवल सैलरी बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्यस्थल की परिस्थितियां, स्वास्थ्य सुविधाएं और रिटायरमेंट सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि डीए कैलकुलेशन वास्तव में कैसे काम करता है। बहुत से लोगों को केवल प्रतिशत सुनाई देता है, लेकिन असली फायदा कैसे निकलता है ये समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और डीए 50% है, तो उसे 15,000 रुपए डीए के रूप में मिलेंगे। अगर अगली बढ़ोतरी में डीए 54% हो जाता है तो डीए राशि 16,200 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 1,200 रुपए का अंतर आएगा। अब यही अंतर साल भर में 14,400 रुपए तक पहुंच सकता है। अगर इसके साथ एचआरए और दूसरे भत्तों पर भी असर पड़ता है तो कुल फायदा और भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि हर डीए वृद्धि कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पेंशन रिविजन में राउंडिंग ऑफ और क्वालिफाइंग सर्विस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि उनके पेंशन किसी दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा क्यों है। इसका कारण सेवा अवधि, अंतिम वेतन, भत्ते और नियमों में अंतर हो सकता है। इसलिए पेंशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी होता है। कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं और बिना रिकॉर्ड जांचे ही आवेदन कर देते हैं। बाद में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। अब सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों में भी पेंशन और कर्मचारी हितों से जुड़े कई मामले समय समय पर सुनवाई में आते रहे हैं। कई फैसलों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी, जबकि कई मामलों में सरकार को नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन कानूनी लड़ाई भी जारी रखते हैं। हालांकि हर मामला अलग होता है और अंतिम निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी वायरल खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर तुरंत भरोसा करने के बजाय आधिकारिक जानकारी पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ये ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक रूप से लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। जब किसी कर्मचारी या पेंशनर का निधन हो जाता है, तब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अचानक बढ़ जाती है। कई विधवा पेंशनर्स को बैंक प्रक्रिया, दस्तावेज और सत्यापन में महीनों तक परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार बैंक में छोटी सी तकनीकी गलती के कारण पेंशन रुक जाती है। यही वजह है कि बैंकिंग नियमों को सरल बनाने और पेंशन प्रक्रिया को तेज करने की मांग लगातार उठती रही है। यहाँ समझिए, बुजुर्ग महिला जो अपने पति की पेंशन पर निर्भर है, उसके लिए हर महीने की पेंशन केवल पैसा नहीं बल्कि पूरे घर का सहारा होती है। अब सरकार के अगले फैसले पर सबकी नजर है, क्योंकि आने वाले समय में फैमिली आर्थिक दबाव और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार ज्ञापन और बैठकें जारी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि हर आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है तो भविष्य में सैलरी और पेंशन से जुड़े कुछ सकारात्मक कदम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता, लेकिन चर्चाओं ने उम्मीद जरूर बढ़ा दी है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, आज देश भर में करोड़ों परिवार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी और पेंशन व्यवस्था पर निर्भर है। एक कर्मचारी की सैलरी से बच्चों की पढ़ाई चलती है, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां आती है, घर का किराया बढ़ता है और भविष्य की बचत तैयार होती है। इसलिए जब डीए बढ़ता है, जब पेंशन संशांति की राय आती है या जब मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग उठती है, तो उसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। यही वजह है कि ये मुद्दे हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो डीए बढ़ोतरी हो, 8th पे कमीशन की चर्चा हो, ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा हो या मेडिकल सुविधाओं में सुधार, हर अपडेट पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनधारक, रेलवे कर्मचारी, रक्षा पेंशनर या ईपीएस 95 सदस्य है, तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सही जानकारी ही भविष्य के फैसलों को समझने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का सबसे बड़ा माध्यम बनती है। आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला होगा, कितना फायदा मिलेगा, कौन सी नई राहत आएगी, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।